वस्तु व सेवा कर यानी कि जीएसटी को लेकर के उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बस कुछ ही दिन बचे हैं और सवाल तमाम है कि आखिरकार इसका स्वरूप कैसा होगा, क्या फायदा होगा लोगों को, क्या व्यापारियों के लिए बोझ पड़ेगा। ऐसे ही तमाम सवालों पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राजस्व सचिव डॉक्टर हसमुख अधिया। बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज़ में। सर, नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में प्रधानमंत्री ने तमाम राज्यों से अपील की कि आप जो कानून है, जो एसटी का कानून है, वो जल्द से जल्द पारित करें। क्या आपको फीडबैक मिल रहा है कब तक वो सारे जो स्टेट्स हैं, 29 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पर विधानसभा हैं, वहाँ पर कब तक ये पारित हो जाएगा और एक पूरी विधायी व्यवस्था जो है वो तैयार हो जाएगी? मुझे लगता है कि जिस तरह से स्टेट इस मामले में उत्सुक है, जैसे आप जानते हैं कि तेलंगाना ने ये स्टेट का जो जीएसटी लॉ है वो पास कर दिया है। आज जब हम बात कर रहे हैं 24 अप्रैल, 2 स्टेट में ये कानून पास होने वाला है, बिहार एंड राजस्थान। उसके बाद भी जिस तरह से हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई है, करीब 11 दूसरे ऐसे स्टेट है जिनकी डेट फॉर स्पेशल सेशन ऑफ असेंबली आ गई है। और बाकी सब स्टेट से जो हमने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है उसके हिसाब से मोस्ट ऑफ द स्टेट्स 15 मई से पहले करेंगे और कुछ स्टेट ऐसे हैं जो कि 31 मई से पहले करेंगे। बट हमारा ये उम्मीद है कि 31 मई तक हर स्टेट इस कानून को पारित कर देगी। सर, आप कई मौक़ों पर और वित्त मंत्री साहब भी कई मौक़ों पर कहते रहे कि 1 जुलाई हमारे लिए टारगेट है, लेकिन उद्योग संगठन से बार बार ये बात आती रही है कि इसको थोड़े समय के लिए और किया जाए, चूँकि हमारे पास 16 सितंबर तक का वक्त है। तो क्या ऐसे में सरकार इस बात पर विचार करने के लिए तैयार है कि 1 जुलाई के बजाय हम 1 सितंबर से जीएसटी को लागू करें? मुझे नहीं लगता कि ये विचार करने की नौबत आएगी। हमने पर्याप्त समय दिया है बिज़नेस और इंडस्ट्री को तैयार करने के लिए। हम पहले से ही बोलते आए हैं कि भाई इसको तुरंत लागू कर रहे हैं हम, और लॉ और रूल्स बनाने के बाद भी पूरा 3 महीने का पीरियड हमने दिया है इंडस्ट्री और बिज़नेस को तैयार होने के लिए। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि 1 जुलाई को ही इसको लागू किया जाए। सर, अब चूँकि जीएसटी लागू होने के बाद कई तरह के सवाल हैं, कई तरह की आशंकाएँ भी हैं। एक जो आशंका बड़े पैमाने पे आई है और जो अनुभव रहे अंतर्राष्ट्रीय, चीज़ों के दाम बढ़ते हैं। कैसे भरोसा दिलाएंगे लोगों को कि ऐसी स्थिति नहीं आएगी? देखिए, ऐसा है कि चीज़ों के दाम बढ़ने की संभावना 2 तरह से हो सकती है। एक तो ये कि जब हम रेट डिसाइड कर रहे हैं वस्तुओं के ऊपर कौन सा टैक्स रेट लगेगा, उस टाइम पे अगर हम ध्यान नहीं दें और ऐसी चीज़ें जो कि जीवन आवश्यक चीज़ें हैं उनके ऊपर अगर हम टैक्स का बोझ ज़्यादा डालें, तब जाके बढ़ सकता है। अब ये एक ऐसी चीज़ है जो कि सरकार के कंट्रोल में है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि सीपीआई बास्केट में जो 300 आइटम्स है उनके रेट को फिक्स करने के टाइम पे हम खास विशेष ध्यान देंगे। हम ये चाहेंगे कि इस पे किसी भी तरह से बोझ बढ़े नहीं, लेकिन घटे। दूसरी वजह दाम बढ़ने की ये भी हो सकती है कि सरकार ने तो दाम नहीं बढ़ाए, मतलब टैक्स नहीं बढ़ाया, लेकिन व्यापारी जो है कि भाई जीएसटी आ गया है उसका नाम लेके थोड़ा थोड़ा अपनी तरह से दाम बढ़ा दे। अब ये सेकंड पॉसिबिलिटी को अवॉइड करने के लिए ही जीएसटी लॉ में एक एंटी प्रॉफिटियरिंग सेक्शन भी लाए हैं हम। हमें उम्मीद है कि कोई व्यापारी ऐसा नहीं करेगा और हमें इस सेक्शन को उपयोग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो उस माध्यम को भी हम यूज़ कर सकते हैं। ओके सर, अब चूँकि श्रीनगर में जो बैठक होने वाली है 18 और 19 मई को, जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो ध्यान है वो रेट को लेकर के है। आपने पहले ही 5, 12, 18 और 24, 28 का जो आपने रेट जो स्टैंडर्ड दे रखा है। यहाँ पर एक चर्चा ये भी हो रही है कि एक ही तरह के सामान एक ग्रुप में अलग अलग सामान के लिए अलग अलग रेट्स होते हैं। क्या ये हम समझें कि एक ग्रुप, एक सामान के एक समूह के लिए एक रेट होगा और उससे एक क्लैरिटी ज़्यादा होगी? कोशिश हमारी वही रहेगी कि एक समूह जो है, जैसे अभी हम लोग HSN कोड को यूज़ करने वाले हैं जीएसटी में। HSN कोड एक इंटरनेशनल प्रैक्टिस है कि जिसमें हर चीज़ का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ होता है, उसके लिए एक कोड दिया हुआ है। HSN कोड में देयर आर 87 चैप्टर्स
और हर एक चैप्टर में एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कमोडिटी है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि ज़्यादातर हम हर चैप्टर को एक ही स्लैब में डालें, बट कभी कभी ये संभव नहीं होता है। उसी समूह के अंदर एक आध ऐसी आइटम सेंसिटिव होती है तो जिसके लिए हमको अलग रेट रखना पड़े, बट कोशिश तो हमारी यही रहेगी कि पूरे समूह के लिए एक रेट रहे। तो मैं अगर इसको एक एग्जांपल के तौर पे देखूं, जैसे फुटवेयर्स है, चप्पल वगैरह के हैं, या इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, या मोबाइल हैंडसेट हैं, तो इस तरह के ग्रुप में एक रेट आपने बनाने की कोशिश करेंगे और कुछ हाई एंड्स जो होंगे उनको आप अलग रेट पे ले जाएंगे? हमारी कोशिश तो मैंने जैसे बताया कि एक ही समूह के लिए एक प्रकार का रेट लाने की, बट वो हमेशा संभव नहीं होता है। कभी कभी जो गुड्स के ग्रेडेशन में भी फ़र्क होता है। लग्ज़री, उसी आइटम के अंदर लग्ज़री प्रोडक्ट्स भी होती है, जैसे कार है। अब कार में सबके ऊपर एक नहीं लग सकता, लग्ज़री कार्स तो उनके ऊपर सेस भी लगेगा, बट बाकी सब जो है उनके ऊपर एक ही रेट लगने की संभावना है। एक बात यहाँ पे आती है कि सर्विस टैक्स को लेकर के, चूँकि दो स्टैंडर्ड रेट की हमने बात की है, 12% और 18%। इस समय लगभग 70% ऐसे सर्विसेज हैं जो अबेटमेंट में आते हैं। जैसे मैं रेस्टोरेंट की बात करूँ, या फिर टूर एंड ट्रैवल की बात करूँ, एयरलाइन टिकट की बात करूँ, जहाँ पर फुल वैल्यू पे सर्विस टैक्स नहीं लगता है। अगर हम 12 और 18% के हिसाब से स्टैंडर्ड रेट देखें तो वहाँ पर तो सर्विस टैक्स बढ़ने की बात आ जाती है। इस समस्या से कैसे हम लोग निपटेंगे? नहीं, हमने पहले ही बताया है कि जहाँ जहाँ कोई स्पेशल वजह से सर्विस टैक्स के रेट में एबिटमेंट दिया हुआ है, उन आइटम को हम वैसे ही रखेंगे, उसके आसपास वाले स्लैब में ही डालेंगे उनको। सो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब की सब सर्विसेज जो है 18% में जाएगी। मेजॉरिटी ऑफ दी सर्विसेज ऑफ कोर्स विल गो इनटू 18, बट जो ऐसी सर्विसेज जिसमें एबिटमेंट था वो सब तो वहीं की वहीं रहेगी। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे रेस्टोरेंट सर्विस की बात करूं, आमतौर पे 6% वो जो भी अभी उसके ऊपर इंसिडेंस है वो गिना जाएगा। जहाँ तक रेस्टोरेंट का सवाल है, अभी ऑलरेडी 12.5% वैट है उसके ऊपर, और प्लस हमारा जो अबेटमेंट के साथ 6% है। अब डिसीजन लेगा जीएसटी काउंसिल के उसको किस स्लैब में डालना। ओके सर, यहाँ पर व्यापारियों की तरफ से एक बात आ रही कि जो 50,000 से ज़्यादा का हम गुड्स कैरी करते हैं, वहाँ पे ई-वेज को आपको लेने की बात है। उनको लगता है कि इससे उनका जो कंप्लायंस कॉस्ट है, उनके जो टैक्स व्यवस्था को मानने की जो लागत है वो बढ़ जाएगी। इससे आप कैसे उनको भरोसा दिलाएंगे? देखिए, ई-वे बिल की जहाँ तक बात है, वो कोई नई चीज़ कंप्लायंस वाली नहीं है। आप अपना गुड्स को अगर ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं तो एसएमएस पर भी आपको नंबर मिल जाएगा, यूनिक आईडी नंबर मिल जाएगा माल मूव करने के लिए। ये कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है ई-वे बिल के जिसके लिए आपको कंप्यूटर ही चाहिए। आप अपने फ़ोन से एसएमएस से ही ये क्रिएट कर पाएंगे यूनिक नंबर। आपको सरकार को इन्फॉर्म करना है, जीएसटीएन पोर्टल पे आपको डालना है कि मैं इतना माल इस जगह से उस जगह तक ले जा रहा हूँ, और उसका जो यूनिक नंबर जनरेट होता है वो आपको अपने साथ रखना है। उसके लिए कोई कागज़ की भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने फ़ोन में वो यूनिक नंबर रखिए, ड्राइवर को दे दीजिए, ड्राइवर अपने पास रखेगा। कंप्लायंस का तो एक है, व्यापारियों की और भी है कि कई तरह के जो दूसरे कंप्लायंस कॉस्ट हैं वो यहाँ पर अभी उसको पिक्चर क्लियर नहीं हो रहा है, वो इसको और आसान। आप उनको कैसे ये भरोसा दिलाएंगे कि आपका वाकई में कंप्लायंस कॉस्ट जो है वो कम हो रहा है? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो अभी मोस्ट ऑफ द पीपल वेट जो है 10 लाख से ऊपर पे करते थे। 10 लाख से ऊपर का टर्नओवर है तो वेट पे करते थे। वो 10 लाख का लिमिट हमने मोस्ट ऑफ द स्टेट के लिए 20 लाख कर दिया है। सिर्फ कुछ विशेष स्टेट है 11 जिनको हमने 10 लाख रखा है। उन स्टेट में भी पहले 5 लाख की लिमिट थी, उसको 10 लाख हो गया है। सो काफ़ी सारे छोटे व्यापारी तो निकल ही जाएंगे। उसके बाद जो 20 लाख से ऊपर है और 50 लाख तक जिसका टर्नओवर है, उनके लिए भी हमने एक कंपोजिट स्कीम बनाई है। तो अगर आप छोटा रेस्टोरेंट चला रहे हैं तो आपको कोई कंप्लायंस नहीं करना है, सिर्फ टर्नओवर की लिमिट देना है। 20 से 50 लाख तक का अगर आपका टर्नओवर है रेस्टोरेंट में, तो आपको टर्नओवर हर 3 महीने में एक बार देना है, उसके ऊपर टैक्स भरना है और उतना ही करना है। अगर आपका छोटा उद्योग है, एमएसएमई है, 50 लाख तक का टर्नओवर है, तो भी आपको वही करना है, उसके ऊपर आपको सिर्फ 2% टैक्स भरना है। और अगर आप सिर्फ ट्रेडिंग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं कर रहे हैं, तो भी आपको उस तरह से ही करके 1% देना है जो टैक्स। तो छोटे व्यवसायियों के लिए 50 लाख तक तो कोई दिक्कत नहीं है, कंप्लायंस नहीं है। 50 लाख से ऊपर अगर आप फुल फ्लेज एसएससी बनना चाहते
तो भी उसमें कोई बड़ी कंप्लायंस नहीं है। हम हर व्यवसायी को एक ऑफलाइन टूल देंगे जो कि कंप्यूटर में डाउनलोडेबल होगा। एक एक्सेल सीट है, वो एक्सेल सीट आप डाउनलोड कर लीजिए। उस फॉर्मेट में अगर आप अपने हिसाब रखेंगे सेल्स के, आपको सिर्फ सेल्स के हिसाब रखने हैं, परचेस के रखने ही नहीं है। तो सेल्स के हिसाब अगर आप उस फॉर्मेट में रखेंगे तो जैसे ही फर्स्ट ऑफ द मंथ आएगा नेक्स्ट मंथ, तो वो 30 दिन का 31 दिन का जो भी हिसाब किताब है वो ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगा। आपको सिर्फ एक बार इंटरनेट चाहिए, महीने में एक बार, वो एक बार में आप अपने सब हिसाब अगर उस फॉर्म में रख रहे हैं तो वो ऑटोमेटिक रिटर्न के फॉर्म में परिवर्तित हो जाएंगे और वो अपलोड हो जाएगा और वो आपका रिटर्न बन गया। अब इतनी आसान सी कंप्लायंस इस पूरी प्रक्रिया में है, तो इसमें कोई कंप्लायंस का कॉस्ट है नहीं। सवाल इतना ही है कि कुछ लोग जो अपना मैनुअल हिसाब रख रहे हैं उनको अब एक्सेल सीट में या कोई ऐसे फॉर्म में रखना पड़ेगा जो कि GSTN वेबसाइट के साथ जुड़ जाए तुरंत। अब वो स्मार्टफोन में भी कर सकते हैं, एक छोटा सा टेबलेट कंप्यूटर में भी कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। सर, यहाँ पर एक और जो मुद्दा व्यापारियों की तरफ से आया वो ये है कि डिस्काउंट को लेकर के, चूँकि हम लोग जो वैल्यूएशन कर रहे हैं वो पूरे MRP पे कर रहे हैं, जबकि कई सामान जो हैं वो काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पे मिलते हैं। तो क्या ये जो आशंका है कि GST लागू होने के बाद डिस्काउंट का जो सेल होता है वो शायद ख़त्म हो जाए, ये ग्राहक के हित में नहीं? नहीं, ख़त्म तो नहीं होगा। ट्रेड की जो प्रैक्टिस है वो तो चलेगी ही, पहले भी ऐसा ही था। बट यस, मतलब जो हम ये डिस्काउंट अगर आप दे रहे हैं तो उसके ऊपर अगर टैक्स नहीं लगाएंगे तो उसका दुरुपयोग भी होने की संभावना है, इसलिए हम नहीं कर सकते ये। हमको तो कमोडिटी की जो भी प्राइस है वो प्राइस के ऊपर ही लगाना पड़ता है टैक्स। तो हर सूरत में MRP के ऊपर ही आपको लगेगा। आप डिस्काउंट जो दे रहे हैं वो आपकी अपनी जो व्यापारिक जो पद्धति है उसको आप फॉलो कर रहे हैं। हमारा जो है वो टैक्स कॉस्ट प्राइस के ऊपर लगेगा। कॉस्ट के ऊपर आपकी जो सेल वैल्यू है उसके ऊपर लगेगा। अब वो MRP है चाहे कोई भी है, जो सेल वैल्यू है इनवॉइस की वो सेल वैल्यू के ऊपर लगेगा। सर, एक बड़ी अच्छी खबर आई कि फेडरल रिजर्व ने हमने कहा कि GST लागू होने के बाद जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो लगभग 4.2% उसमें बूस्ट हो सकता है, और इसका सीधा सीधा एक फ़ायदा ये भी है कि हमारी आमदनी काफ़ी बढ़ेगी। क्या हम ये स्थिति मान के चल रहे हैं या चल सकते हैं कि जैसे जैसे आमदनी बढ़ेगी आने वाले दिनों में न केवल इनडायरेक्ट बल्कि डायरेक्ट टैक्स में भी जो टैक्स रेट है उसमें कमी के आसार बन? देखिए, एक बार जो इकोनॉमी में इनफॉर्मल सेक्टर में जो टैक्स की चोरी हो रही है वो कम होगी और इकोनॉमी का हर सेक्टर जब टैक्स पे करने लगेगा तब डेफिनेटली एक गुंजाइश पैदा होगी कि टैक्स रेट को कम किया जाए इनडायरेक्ट टैक्स में भी। और अगर इनडायरेक्ट टैक्स की ये जो नई प्रणाली है उसके कारण अगर डायरेक्ट टैक्स में भी काफ़ी बॉयंसी आती है तो संभव तो होगा कि भाई हम रीज़नेबल रेट पे आ जाए, और हमारा प्रयत्न वही होना चाहिए, क्योंकि किसी भी देश में इनडायरेक्ट टैक्स की मात्रा इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वो गैरवाजिब भी है, गरीब लोगों के लिए भी ठीक नहीं है, और मध्यम वर्ग के लिए भी ये ज़रूरी है कि रीज़नेबल टैक्स हो, सब लोग टैक्स पे करें। तो हमारा प्रयत्न वही रहना चाहिए कि रीज़नेबल टैक्स की तरफ जाए। अदिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।